पिछले चुनाव में 2019 में 29 सीटें कांग्रेस के पास थी, 29 सीटें भाजपा के पास थी और इन 29 भाजपा की सीटों में से 25 कर्नाटक में आई थी। कहां से उनको बढ़ने वाली है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 110% बिहार में वो पीछे जाएंगे, आ ही नहीं सकते। बढ़ कहां से रहे? बोलने के लिए बोल दिया, हमने भी बोला था 75 पार। क्या हुआ विधानसभा चुनाव में? हम 35 पे रुक पाए। अत्याधिक स्तर गिरा के जो अपने आप को विश्व गुरु और विश्व बंधु कह रहे हैं, उनकी ये भाषा है। चुटकी सा देश मालदीव, उसमें वो कह रहे हैं कि भारत अपनी सेना हटाओ। अभी 5 दिन पहले 4 दिन पहले नेपाल ने एक 100 रुपए का नोट छापा और उसमें देश का उनने नक्शा छापा। उसमें 3 खंड जो भारत के पास हैं उसको वो नक्शे में दर्शा रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रक्रिया के बाद जो छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर मतदान हो चुके हैं और मतदाताओं ने जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है। मतदान होने के बाद जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी जीत को लेकर दावा कर रही हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं, टीएस सिंहदेव जी, उनसे बात करते हैं और ये जो मतदान हुआ उसको लेकर किस तरह के नतीजे की उम्मीद कांग्रेस लगा कर रखी है, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई, 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान हुए, किस तरह की उम्मीद में कांग्रेस? मतदान तो भारी हुआ है, इसमें कोई दो बात नहीं है। खास मेरे को छत्तीसगढ़ के तो आंकड़े नहीं मालूम, अभी मैं देख नहीं पाया हूं, फॉलो नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में 19% या उससे अधिक मतदान बताया जा रहा है। तो हैवी पोलिंग है, उसके लिए चुनाव आयोग को बधाई और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को भी, मतदाताओं को भी कि वो आगे आए और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। रही हार और जीत की बात, तो आज के दिन आकलन करना मेरे लिए तो असंभव सा है। मैं नहीं भाप पाता कि क्या स्थिति है। पहले 25 साल पहले अंदाज लग जाता था, एक पोलिंग का लगभग अंदाज लग जाता था, अब नहीं पता चलता। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें कांग्रेस के लिए आशा है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में भी अच्छा मतदान हुआ है। कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनको लगता है कि कांग्रेस अपने खाते में लाने में सफल हो जाएगी छत्तीसगढ़ में? जी, लोकसभा की कांग्रेस बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद, चांपा, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, इनमें चांस हैं, अच्छे चांस हैं। कहीं संघर्ष है, कहीं अच्छे चांस है, कहीं जीत रहे हैं। और 3 सीटें टफ हैं, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, इनमें भी संघर्ष में है कांग्रेस। तो ये बाबा जो आकलन कांग्रेस का है, बीजेपी कहती है कि इस बार 11 की 11 सीटें उनके पास होगी और जो 400 पार का आंकड़ा है उसमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कमल खिलेगा। वो उनको ऐसा लगता है, उनको अपनी सोच मुबारक। और बाकी मैं एक जरूर कह सकता हूं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 400 तक पहुंचे। 370 तो उन्होंने छोड़ ही दिया कि कश्मीर का 370 के बाद भाजपा के 370, अब नहीं बोल रहे कि भाजपा के 370 आएंगे। 303 से 370 और आएंगे कहां से? दक्षिण भारत के राज्यों के तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप मिला के 132 सीटें होती हैं। पिछले चुनाव में 2019 में 29 सीटें कांग्रेस के पास थी, 29 सीटें भाजपा के पास थी और इन 29 भाजपा की सीटों में से 25 कर्नाटक में आई थी। कहां से उनको बढ़ने वाली है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यानी वो 370 की अभी बात आप सोचिए तो 303 से बढ़ते हुए मुझे यहां नहीं दिख रहे, पूरे घटने की संभावना है। फिर आप ऊपर आ जाइए, थोड़ा उत्तर की तरफ चलिए, महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, गोवा की 2 सीटें होगी 50, मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें होगी 40, 50, 90, 26 सीटें गुजरात की और 25 सीटें राजस्थान की 51, 141 सीटें ये देश की हो गई। 141 सीट में लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। गुजरात की 26 की 26, राजस्थान की 25 की 25, गोवा की सीटें, महाराष्ट्र की 48 में 42, मध्य प्रदेश में 39 में से 28, छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9। अब बढ़ने वाले कहां हैं? एक आध 2 सीट इधर उधर होगा तो आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र में तो पीछे हो ही रहे हैं, वो 11 की 11 ले जाए छत्तीसगढ़ की, उनके कोटा में दे दिया। मध्य प्रदेश की भी ले लें 1 सीट, 3 सीट उनकी हो गई। उससे ज्यादा तो महाराष्ट्र में उनका नुकसान हो रहा है। वो बढ़ कहां रहे हैं?
फिर आप आ जाइए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सीटें उत्तराखंड की 80, उत्तर प्रदेश की और 40 सीटें बिहार की। इसमें 40 की 39 सीटें उनके पास थी, गठबंधन के पास, और 64 सीटें यूपी की 80 में से बीजेपी के पास थी, और 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की थी। कितना बढ़ रहे हैं यहां। शर्तिया बिहार में वो पीछे जाएंगे, 110% बिहार में वो पीछे जाएंगे, आ ही नहीं सकते। बढ़ कहां से रहे। दिल्ली से चालू करिए, अब उत्तर तक आप पहुंच जाइए। दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें पूरी भाजपा के पास हैं, हिमाचल की 4 सीटें पूरी भाजपा के पास हैं, जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 में वो लड़ी नहीं रहे, 3 की 3 उनके पास है, पंजाब और चंडीगढ़ मिला के 13, एक 14 सीट होती है, 4 उनके पास है। दिल्ली में 7 से ज्यादा कितनी पाएंगे, हरियाणा में 10 से ज्यादा कितनी पाएंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, इनका प्रेजेंस है। भारतीय जनता पार्टी तो अकाली दल के साथ थी, तब उनको 4 सीटें मिली थी, कहां चांस है। तो बढ़ कहां रहे। आप एक एक सीट देखिए ना, झारखंड में 14 में से 10 उनके पास हैं, कहां से बढ़ने वाले हैं। उड़ीसा में कहां से बढ़ने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में कहां से बढ़ने वाले हैं। इतने ही तो प्रांत हैं देश में। उत्तर पूर्व की 25 सीटें हैं, असम और बाकी 7 जो छोटे राज्य हैं वहां के, वो 25 में से बहुतायत सीट उनके पास है और रह भी सकते हैं। तो उससे बढ़ कहां रहे। चलिए, ये तो आपने पूरे देश को घुमा दिया, देश के पूरे आंकड़े सामने रख दिए। छत्तीसगढ़, कोई भी विश्लेषण कर ले, छत्तीसगढ़ को लेकर ज्यादा ही फोकस में थी जो भाजपा है। पीएम यहां आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, अमित शाह जी का दौरा हो गया। क्या कारण है? क्योंकि इस बार जो विधानसभा के परिणाम थे वो तो भाजपा के पक्ष में थे। कुछ ऐसा डर भाजपा को सता रहा है क्या? निश्चित रूप से वो घबराए हुए हैं। बोलने के लिए बोल दिया, हमने भी बोला था 75 पार। क्या हुआ विधानसभा चुनाव में? हम 35 पे रुक पाए। कांग्रेस 75 पार कह रही थी, हम भी चाह रहे थे कि अच्छा प्रोजेक्शन दें। मार्केटिंग का मामला है, अपने कम आंख के कौन बोलता है, तो वही इन लोग कर रहे हैं। फेंकाई है, ब्रेटली वाली बात है। तो 400 पार ये काल्पनिक है, नहीं हो सकता। जिस तरह से बयान भाजपा के बड़े नेता, खासतौर पर पीएम, गृह मंत्री, सीएम के सभाओं में हुए, उसको किस तरह से देखते हैं? और लगातार कांग्रेस हमलावर रही कि संविधान खतरे में। इसीलिए संविधान खतरे में है। कांग्रेस कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, विशेष करके ये 2, ऐसी भाषा शैली का और विचारों का उपयोग कर रहे हैं जिसपे चुनाव आयोग तक ने नोटिस दे दी। एक अत्यधिक स्तर गिरा के जो अपने आप को विश्व गुरु और विश्व बंधु कह रहे हैं, उनकी ये भाषा है। विश्व गुरु, विश्व बंधु, हमारी देश की परंपराएं रही हैं जिसमें गुरु का एक स्थान रहता है। ये गुरु की भाषा है क्या? बंधु का एक स्थान रहता है, भाई का एक स्थान रहता है, भाईचारे का एक स्थान हमारे देश में रहता है। भाईचारे के बोल इनके मुख से निकल रहे हैं क्या? दुनिया में हमने बहुत बड़ा स्थान हासिल कर लिया, देश, अब पूरी दुनिया हमारे को देखती है। दुनिया किस चीज को देख रही है? 140 करोड़ नागरिकों का मार्केट है आज हिंदुस्तान। वो देश के काम को नहीं देख रही है, वो यहां के मार्केट में अपने सामानों को बेचना, अपने सामानों को बनाना और अपने व्यवसाय करने के लिए देख रही है। वरना आपकी स्थिति क्या है? मालदीव से आपकी सेना आपको हटानी पड़ रही है। इतना सा मालदीव, चुटकी सा मालदीव, चुटकी सा देश मालदीव, उसमें वो कह रहे हैं कि भारत अपनी सेना हटाओ। अभी 5 दिन पहले, 4 दिन पहले नेपाल ने एक 100 रुपए का नोट छापा और उसमें देश का उनने नक्शा छापा। उसमें 3 खंड जो भारत के पास हैं उसको वो नक्शे में दर्शा रहे हैं। तो मालदीव और नेपाल हमारे से क्या व्यवहार रख रहे हैं? चाइना की बात छोड़ दीजिए कि हमारे गांवों का नामकरण कर रहा है, सड़कें बना रहा है, इत्यादि इत्यादि। हम कह रहे हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है और वहां सड़कें बना रहे हैं। आप झूला झूलते हो तो उसका कोई परिणाम सकारात्मक निकलना चाहिए ना। दूसरे देशों से, उनके नेताओं से आप संबंध बनाना चाहते हो तो वो संबंध किसके लिए बनाते हैं? देश के भले के लिए ना। तो ये देश की भलाई है।
कि चीन ने श्रीलंका में भी बड़ा बंदरगाह बना लिया, वहां आपको एक बड़ा खतरा हो गया लॉजिस्टिक्स का, देश की सुरक्षा को लेके। मालदीव में आके उनके संबंध बन गए, आपकी सेना को हटाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने बोल दिया, वो गवर्नमेंट और बड़े बहुमत से जीत के आ गई। वहां आपने भी कुछ दखल की थी, आपकी विदेश नीति इत्यादि कितनी सफल कितनी असफल आप देख लीजिए। नेपाल, आपकी नीति कितनी सफल असफल। तो ये देश जो भारत के तात्कालिक पड़ोसी हैं, ये आपके साथ क्या रवैया कर रहे हैं। आए दिन बात आ रही है आतंकवादी घुस गए, इतने को मार दिया, हमारे एयरफोर्स के सेनानी जा रहे थे, वाहन पे हमला हो गया, एक की मौत हो गई, कितने घायल हो गए, कितना ये हो गया, कितना। कहां बोल क्या रहे हो और हो क्या रहा है। तो ये परिस्थिति है। इसलिए कांग्रेस इस बात को कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पारदर्शी रूप से देश के सामने रखने के लिए, तो संविधान को संकट है कि नहीं। आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण को हटाने का इनका क्या तरीका है। आरएसएस के प्रमुख बिहार के चुनाव के पहले तो बोल गए थे और परिणाम भी मिला, बुरी तरह से हार गए थे वो चुनाव। बाद में नीतीश जी फिर उधर चले गए, जो वो बात की बात है। वो दिन याद रखिए, आरएसएस के प्रमुख ने कहा था कि समय आ गया है आरक्षण को समाप्त करने का। ये उनकी मानसिकता है। अब नहीं, अब ऐसा जब बात आ रही है सामने, कांग्रेस और बाकी दल कह रहे हैं कि देखिए ये संभावनाएं हैं, इनके लोग कह रहे हैं, अनेकों लोग, यहां तक कि यहां के जो प्रत्याशी उनके हैं, सरगुजा लोकसभा के चिंतामणि जी, उनने भी बयान दिया है कि हमको जिताइए, हमको संविधान बदलना है। और कई बीजेपी के नेताओं ने ये बयान दिया है कि हम जीत के आएंगे, हम संविधान बदलेंगे, 400 पार जाएंगे, संविधान बदलेंगे। तो ये इनकी अंदर की सोच ही है, जिसको कांग्रेस पारदर्शी तरीके से सामने रख रही है और जो दिख रहा है उनकी कार्यप्रणाली से। अमरजीत भगत जी यहां चुनाव प्रचार करते हैं। परसों मेरे पास फोन आया, तीन दिन पहले फोन आया, बाबा देखिए यहां हम प्रचार में लगे हैं, वहां इनकम टैक्स से हमको नोटिस आ गया कि हाजिर होइए रायपुर में। आप सरगुजा में हैं, कितने लोगों की गिट्टी क्रशर के ऊपर दबाव बना के मिस्टर तुमको बंद करेंगे, भाजपा में जो आ जाओ। आपसे तो नहीं छुपा है ना, बाकी देश नहीं जानेगा, छत्तीसगढ़ को भी नहीं मालूम होगा कि कहां पर क्रशर है, कहां पर क्या हो रहा है, पर आप तो यहां हो, आप तो जानते हो। ये तरीका है काम करने का, काम कराने का। इसलिए कहा जा रहा है कि देश में तानाशाही आने की संभावना अनेकों लोगों को दिख रही है, कांग्रेस को भी दिख रही है, मेरे को भी दिख रही है, और हर जागरूक व्यक्ति को दिखनी चाहिए कि जिस दिशा में जा रहे हैं। चाइना बहुत प्रगति करता है, कहते हैं कि वो भी खूब आगे बढ़ गया है, तो हमको चाइना का सिस्टम चाहिए क्या देश की तरक्की के लिए? मुझे तो नहीं चाहिए। तरक्की हो ना हो, लेकिन देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे तनिक भी आंच नहीं आनी चाहिए। वहां से हम तरक्की करेंगे जितनी हम करेंगे। रशिया की व्यवस्था आपको चाहिए? एक ही आदमी जीतते चले जा रहा है, जीतते चले जा रहा है, जीतते चले जा रहा है, वो संविधान बदल देता है वहां आके, वही आप दिशा में बढ़ रहे हो। तो वास्तविक खतरा है। कांग्रेस जिस बात को कह रही है, मौका है देश के नागरिकों के पास। अभी तो 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें तो लगता है कि संदेश गया है। सरगुजा में भी बहुत लोगों ने मुझे बताया कि कई जगह इस पे गंभीरता से मतदान हुआ है कि आरक्षण को खतरा, संविधान को खतरा, इस पे गंभीरता से मतदान लोगों ने किया है। परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि जो भारी मतदान है इसके पीछे क्या क्या कारण है। 5 किलो चावल हो गया 7 किलो से कट के, राशन कार्ड आ गए, पंचायतों में आगे रोको 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 मत बांटो चुनाव के पहले, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, न खाएंगे न खाने देंगे, स्पष्ट हो गया कि खाओ और खाने मत दो, खाओ, खिलाओ और खाओ, हमको भी दो तुम भी लो। साफ हो गया ना। जो एक छवि बनी हुई थी कि भाई नहीं ये तो कुछ है मामला लगता है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 41 लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के केस चल रहे थे, उनसे 2400 करोड़ आपने ले। वो जो टनल गिरा था जिसमें 41 लोग फंसे थे और कई दिन तक टीवी में आप लोगों ने दिखाया कितना परिश्रम हो रहा है उनको बचाने का, अंततः बचाया गया। वो ठेका भी जिनको मिला था उनने भी आपको चंदा दिया,
इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले जब पार खुल के सामने आए तो वो भी बात आ गई। कई और लोग जिनके काम आपने किए उनने आपको चंदा दिया, तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? काम के एवज में लेन देन, ऐसे आपको चंदा कोई दे तो अपनी जगह पर है, लेकिन काम के एवज में तो यही तो खाओ और खाने दो है। ये थे टी.एस. सिंहदेव जी, जिन्होंने न सिर्फ सरगुजा छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की समीक्षा सामने रखी और ये भी दावा किया कि जो दावा भाजपा कर रही है 400 पार का, वो संभव नजर नहीं आता। ऐसे में देखना होगा कि जब परिणाम आएंगे तो सरगुजा छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में किस तरह के परिणाम आते हैं और देश की जनता किस पर भरोसा जताती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।